Hello, everybody. Welcome back. Hi, this is Ankit Jain. I'm your English teacher. This is the 45th video on my YouTube channel, and again, I'm back with a new topic. आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि जब कोई वर्ड आपके पास इंग्लिश में है और अगर वो नॉन एक्शंस है तो उसके साथ लाइफ और पास्ट में सेंटेंस कैसे बनाएं। वैसे नॉन एक्शंस के साथ मैंने लाइफ में सेंटेंस बनाए हैं, एक टॉपिक पूरा कवर किया हुआ है कि नॉन एक्शंस को लाइफ में कैसे यूज करें। बट आज के इस वीडियो में हम नॉन एक्शंस के साथ लाइफ और पास्ट दोनों में सेंटेंस बनाने वाले। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एक्शंस जितना इंपॉर्टेंट होता है, नॉन एक्शंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे लाइफ में एक्शंस के साथ सेंटेंस बनते हैं, पास्ट में बनते हैं, फ्यूचर में बनते हैं, ऐसे ही नॉन एक्शंस के साथ भी लाइफ, पास्ट और फ्यूचर में भी सेंटेंस बनते हैं। मैं इस वीडियो में लाइफ और पास्ट के बारे में बात करूंगा कि अगर कोई वर्ड नॉन एक्शंस है और उसके साथ आपको लाइफ और पास्ट में सेंटेंस बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। जैसे मुझे इंग्लिश में अगर किसी को बताना है कि सर आज है ना दिवाली है, तो ये मुझे बताते आता है कि इंग्लिश में बोलते हैं इट इज दिवाली, तो मुझे ये भी तो बताते आना चाहिए कि सर कल दिवाली थी। मुझे इंग्लिश में अगर ये बताना है कि आज संडे है तो ये बात मुझे बताते आती है इट इज संडे। अगर आज संडे है तो कल सैटरडे था, तो मुझे इंग्लिश में ये भी तो बताते आना चाहिए कि सर कल सैटरडे था। मुझे इंग्लिश में किसी को ये बताना है कि मैं घर पे हूं, आई एम एट होम, तो मुझे ये भी बताते आना चाहिए कि सर मैं घर पे था। अगर मुझे इंग्लिश में बताते आता है कि सर आज गर्मी है तो हम बोलते हैं इट इज हॉट, तो मुझे ये भी बताते आना चाहिए कि सर कल है ना गर्मी थी। अगर मुझे इंग्लिश में बताते आता है कि आज 14th ऑफ जनवरी है, तो मुझे ये बताते आना चाहिए कि सर कल 13th ऑफ जनवरी था। सो इट इज वेरी सिंपल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत हम वेदर के साथ करते हैं कि वेदर इंग्लिश लैंग्वेज में कैसा है। अगर ये बात किसी को इंग्लिश में बताना है तो इट इज वेरी सिंपल। किसी भी वैरायटी का वेदर है, वेदर की कोई भी कंडीशन है, वॉट एवर कंडीशन इट इज, जब भी कंडीशंस बताते हैं तो देखो कंडीशन जो वर्ड है वो इंग्लिश में नॉन एक्शन से। नॉन एक्शन में 4 कैटेगरी होती है, नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी और कंडीशन। मैंने नॉन एक्शन के ऊपर एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, आप एक बार उसे भी प्लीज डू वॉच जरूर देखें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंग्लिश में जैसे वेदर कैसा भी है, वेदर की कंडीशन बता रहे हैं तो कंडीशन नॉन एक्शन होती है। और जब भी लाइफ में नॉन एक्शंस लगाते हैं तो आपके 3 टाइम वर्ड है, एम, इज और आर। ये नॉन एक्शंस के टाइम वर्ड है लाइफ के लिए। जैसे मेरा पहला सेंटेंस देखना अच्छे से और अच्छे से समझना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और काफी हेल्पफुल है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, सो इट विल बी क्लियर टुडे। जैसे कैसा भी वेदर है और इंग्लिश में ये बात किसी को अगर बताना है तो आपका सेंटेंस बनेगा इट इज। क्यों लगाते हैं इट इज, मैं बताता हूं। देखो मेरी हर वीडियो में कोशिश रहती है कि मैं रटवाऊं नहीं, क्योंकि लैंग्वेज को रट नहीं सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे मेरे वीडियो में जब आते होंगे यूट्यूब चैनल पे, तो उनको ऐसा लगता होगा कि वीडियो देखते ही कोई टॉपिक ऐसा आ जाए कि हमें डायरेक्टली समझ में आ जाए, कुछ नया सीखने को मिले। तो देखो मेरे वीडियो की जो अप्रोच है मैंने रखी, फॉर एग्जांपल जो प्रोसेस में फॉलो कर रहा हूं वो ये है कि पूरा वीडियो वर्थ है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक देखेंगे तो लैंग्वेज रेडी होगी। तो इट इज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो वेदर है, वेदर आपके लिए इट से रिप्रेजेंट होता है, और कंडीशंस नॉन एक्शन है इसलिए इट के साथ इज लगाया जाता है, तो ऐसा बोलेंगे। अब वेदर के क्या क्या कंडीशन, जैसे अगर गर्मी है तो हमें पता है कि इंग्लिश में हॉट बोलते हैं, ठंड है तो इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड। लेकिन अगर बादल छाए हुए हैं या बादल हो रहे हैं तो ऐसे मौसम को बोलते हैं क्लाउडी। बादल वाला जो मौसम होता है जहां बादल छाए हुए हैं ऐसे मौसम को क्लाउडी बोलते हैं। और हवा अगर चल रही है तो ऐसे मौसम को इंग्लिश में बोलते हैं विंडी। अब इंग्लिश में अगर बताना है, देखो हॉट क्या है वेदर की कंडीशन, कोल्ड भी क्या वेदर की कंडीशन है। कैसा वेदर अगर ये बताना है तो आपका सेंटेंस बनेगा इट इज और पीछे आप लगा देंगे जैसा वेदर। जैसे मुझे बताना है कि गर्मी है तो बनेगा इट इज हॉट। मुझे बताना है कि ठंड है तो बनेगा इट इज कोल्ड। मुझे बताना है कि सर आज तो बादल छाए हुए हैं तो बनेगा इट इज क्लाउडी। और मुझे बताना है कि हवा है सर आज तो इट इज विंडी बनेगा।
लेकिन देखो गर्मी के साथ अलग अलग वर्ड है जो अलग अलग वैरायटी की गर्मी के लिए यूज होते हैं। नॉर्मली जब समर स्टार्ट होता है तो गर्मी आती है, फिर थोड़े दिन बाद गर्मी बढ़ जाती है। अगर थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है तो आप आगे वेरी लगाकर बता सकते हो, ये एक नॉर्मल तरीका है। तो आप बोल सकते हैं सर आज तो थोड़ी ज्यादा गर्मी है, बहुत गर्मी, इट इज वेरी हॉट। ऐसा आप कोल्ड के साथ भी कर सकते हो कि सर आज तो बहुत ठंड है, तो आप बोल सकते हैं कि इट इज वेरी कोल्ड। लेकिन मैं यहाँ आपको कुछ नए वर्ड्स भी सिखाता हूँ। जैसे गर्मी का जब मौसम स्टार्ट होता है, जब समर स्टार्ट होता है, अप्रैल जब खत्म होता है और मई की जब स्टार्टिंग होती है, लगभग 5th या 10th मई के बाद जब मई का मिड आता है तो बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी होती है, टेरिबल हॉट होता है। तो ऐसी गर्मी को फॉर एग्जाम्पल जब आपका टेम्परेचर 38 39 हो जाता है, तो उस मौसम में जब गर्मी होती है तो उस गर्मी को इंग्लिश लैंग्वेज में इस वर्ड से बताते हैं जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ये वर्ड देखिएगा, ओके। ये वर्ड है SCORCHING, इसे बोलते हैं स्कॉर्चिंग, इसका प्रोनाउंसिएशन है स्कॉर्चिंग। तो ऐसी गर्मी जो आपके लिए टॉलरेटेबल नहीं है, टॉलरेट यानी सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसी गर्मी को आप यूजुअली इंग्लिश में बोलते हैं स्कॉर्चिंग हॉट। कुछ लोग इसे स्कॉर्चिंग हीट भी बोलते हैं, तो वो भी करेक्ट होता है। तो ऐसी गर्मी को आप बोलेंगे स्कॉर्चिंग हॉट। सेंटेंस कैसे बनाएंगे कि सर आज तो भयंकर गर्मी है, इट इज स्कॉर्चिंग हॉट। ऐसे ठंड के साथ भी होता है। जब दिसंबर एंड होता है, जनवरी की बिगिनिंग होती है, तब भयंकर ठंड होती है। ऐसी ठंड होती है कि जिससे आप यूजुअली टॉलरेट नहीं कर सकते। जब आपका टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो ऐसी कोल्ड को इंग्लिश लैंग्वेज में ये बोला जाता है। मैं बोर्ड पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, बहुत प्यारा वर्ड है, अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। तब ऐसी ठंड को हम बोलते हैं बाइटिंग कोल्ड। देखो बाइट का मतलब होता है काटना। ऐसी ठंड जो आपको काट रही यानी चुभ रही है, विच इज नॉट टॉलरेटेबल फॉर यू, आपके लिए टॉलरेटेबल नहीं है, तो ऐसी ठंड को इंग्लिश लैंग्वेज में बाइटिंग कोल्ड बोलते हैं। फ्रीजिंग भी बोलते हैं, आपने भी सुना होगा, है ना। ये ध्यान रखना, एक अच्छा वर्ड, एक बहुत भयंकर ठंड बोलते, इट इज फ्रीजिंग। बहुत लोगों के मुंह से, बहुत मुझे से सुना, इट इज फ्रीजिंग आउटसाइड, तो वो भी है। लेकिन ये दो नए वर्ड है गर्मी के लिए। भयंकर गर्मी अगर है तो बोलेंगे स्कॉर्चिंग हॉट, और बहुत जबरदस्त अगर ठंड है तो आप बोलेंगे इट इज बाइटिंग कोल्ड। एक तो ये वर्ड। लेकिन जब मौसम अच्छा है, प्यारा है, सुंदर है, सुहावना है, तो ऐसे वेदर को क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे वेदर को बोलते हैं प्लीजेंट। ऐसा कब होता है? यूजुअली जैसे बारिश का मौसम है और जब बारिश हो जाती है फॉर एग्जांपल, और जब धूप खिलती है तो मौसम बहुत सुंदर हो जाता है। ठंड के मौसम में भी जब अचानक ऐसा होता है कि धूप आ जाती है तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। तो ऐसे वेदर को इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना। तो सेंटेंस बनेगा सर इट इज प्लीजेंट, या फिर बोलेंगे वेदर इज प्लीजेंट। लेकिन जब ठंड का मौसम होता है, वेदर इज क्लाउडी है और भयंकर ठंड है, लगभग सुबह शाम दिन भर आप अपने स्वेटर उतार नहीं पा रहे हैं, दिन में भी लगभग इतनी ठंड है कि लोग अलाव लगा रहे हैं, तो ऐसे मौसम को क्या बोलते थे? ऐसे मौसम को बोलते हैं सर आज तो मौसम खराब है। तो खराब मौसम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो एक वर्ड है MURKY। इस वर्ड में ध्यान रखना आर साइलेंट है। तो ये वर्ड है मकी। देखो एक तो सिंपल वर्ड है बैड वेदर। बैड वेदर इज सिंपल कि सर टुडे द वेदर इज बैड, या वेदर इज बैड टुडे, कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन एक वर्ड है MURKY, ये वर्ड है मकी। मकी का मतलब धुंधला होता है, मकी का मतलब खराब वेदर से भी होता है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं सर आज तो मौसम खराब है, वेदर इज मकी टुडे, वेदर इज मकी टुडे। ये वेदर से लेकर वर्ड बता रहा हूं। जैसे ठंड का मौसम है और सुबह अगर कोहरा छाया हुआ है, तो ऐसे वेदर को बोलते हैं फोगी। इट इज फोगी टुडे, FOGGY, फोगी। दो वर्ड और देता हूं फॉर एग्जाम्पल जो वेदर से लेकर यूज होते हैं। एक तो वर्ड है ये DAWN, डान, और एक वर्ड है ये डेस्क, ये वर्ड DUSK, डस्क। देखो डान किसे बोलते हैं? DAWN, इसका प्रोनाउंसिएशन है डान, नॉट डॉन। डॉन नहीं, इट्स डान। डान, डान का मतलब होता है सूर्योदय का समय। जब सन राइज होता है ऐसे समय को डान बोलते हैं।
और जब सन सेट होने वाला होता है, जब सूर्य अस्त होने वाला होता है, ऐसे समय को इंग्लिश में डस्क बोलते हैं। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा ना, लोग बोलते हैं कि सर गोधूली बेला, तो शाम को संध्या बोलते हैं ना आप लोग। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जब संध्या का टाइम है तो ऐसे समय को डस्क बोलते हैं। किसी को अगर बोलना है कि सर अभी संध्या हो रही है तो बनेगा इट इज डस्क। और अगर मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग का कौन सा टाइम, जब सन राइज होता है, मतलब जब सूर्य उदय होता है, और वो समय जब होता है ना, अचानक जब रोशनी आती है, सूर्य की हल्की हल्की जब किरण आती है, उस समय को इंग्लिश में डान से बताते हैं, DAWN। तो ऐसा बोलेंगे सर इट इज डान। अब सुनो, लाइफ में जब ये बात आपने बताई तो आपने कैसे बताई है, एमिजार से। क्यों बताइए, क्योंकि ये सारे वर्ड नॉन एक्शन से। वैसे तो ये वेदर के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो वेदर से रिलेटेड है। अब यही बात अगर मुझे पास्ट में बोलना पड़े तो मुझे बोलते आना चाहिए। तो इट इज वेरी सिंपल। देखो, पास्ट का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में कोई ओनली डिड ही नहीं है। डिड एक सिंपल सी चीज है इंग्लिश लैंग्वेज में। डिड क्या बताता है, डिड बताता है पास्ट का कोई भी इवेंट यानी काम जो आपने पास्ट में किया, बस इसके अलावा बाकी तो बहुत सारे पास्ट है इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, तो ऐसे रटना नहीं है, डोंट क्रैम। इंग्लिश लैंग्वेज में आपने एमिजार के दो यूजेस पढ़े हैं। एक तो पहला पढ़ा है वर्क इन प्रोग्रेस और दूसरा पढ़ा है नॉन एक्शन। हमने पढ़ा है कि एमिजार का पास्ट क्या होता है, तो आप सभी लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा है कि एम इज आर, इनका अगर पास्ट देखा जाए तो इनका पास्ट इंग्लिश में होता है वाज एंड वर। एमिजार का पास्ट क्या होता है, तो एमिजार का पास्ट होता है वाज एंड वर। एम कहां आ रहा है, आई के साथ। इस कहां आ रहा है, तो ही, शी और इट के साथ। आर कहां आता है, तो यू, वी और दे के साथ। ये पढ़ा है आप लोगों ने। यू, वी और दे के साथ आप आर लगाते हैं, ही, शी और इट के साथ इज लगाते हैं, और आई के साथ एम लगाते हैं। लाइफ में जब नॉन एक्शन बताना हो या वर्क इन प्रोग्रेस बताना हो, दोनों चीजें होती। ओके, सॉरी, दोनों चीजों में आप लोग इन टर्म्स को यूज करते। अब मेरी बात समझ रहे हो, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसी कोई चीज, देखो आपने वॉज एंड वर्क एक बार पढ़ लिया है। कब पढ़ा है, जब कोई सेंटेंस वर्क इन प्रोग्रेस पास्ट के बारे में है, मतलब ऐसा कोई काम जिसे आप पास्ट में प्रोग्रेस कर रहे थे और किसी को बताना है। जैसे मुझे बताना है कि मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मेरी मदर खाना बना रही थी, माई मदर वॉज मेकिंग फूड, मेरे फादर रेडी हो रहे थे, माई फादर वॉज गेटिंग रेडी। तो एमिजार के साथ भी यही टर्म है कि जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मेरी मम्मा खाना बना रही, माई मदर इज मेकिंग फूड। तो लाइफ में प्रोग्रेस बोलते तो एमिजार, और पास्ट में प्रोग्रेस बोलते तो वाज एंड वर। अब एमिजार का सेकेंड यूज क्या है, तो एमिजार का सेकेंड यूज है नॉन एक्शंस लाइफ में, कि लाइफ में कोई चीज बता रहे हो, प्रेजेंट में कोई चीज आप यूज कर रहे हो नॉन एक्शंस के साथ, और आपको बताना। वीडियो को एंड तक देखना, सारे आज जो सेंटेंस बनेंगे वो सब नॉन एक्शंस के साथ ही बनेंगे लाइफ और पास्ट में। तो लाइफ में जब नॉन एक्शंस आप बताते हैं तो आपके टाइम वर्ड्स है एमिजार। तो जब पास्ट में बताना है तो आप इनका पास्ट करिएगा, इनको पास्ट में ले जाइएगा, तभी आपके लिए बनेंगे वॉज एंड वर। क्या बनेंगे, वॉज एंड वर। अब देखो, वॉज किसके साथ यूज होता है, तो आई के साथ, और किसके साथ, तो ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ। वर किसके साथ यूज होता है, तो यू के साथ, और किसके साथ, कि वी के साथ, या और किसके साथ, कि दे के साथ। ये आप लोगों को पढ़ा दिया मैंने। ओके, किसी को वी और दे क्लियर नहीं है तो वी और दे वाला वीडियो देखिए, मैंने बहुत अच्छे से बताया उसमें। अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है, इज। क्या लिखा हुआ है, इज। तो इट इज का जब पास्ट करोगे तो वो इट वॉज बनेगा, तो ऐसा बन जाएगा इट वॉज। यानी मुझे अगर बताना है कि गर्मी थी तो आप बोलेंगे इट वॉज हॉट। सर ठंड थी, इट वॉज कॉल्ड। बादल छाए हुए थे, इट वॉज क्लाउडी। सर हवा थी, इट वॉज विंडी। बहुत गर्मी थी, इट वॉज वेरी हॉट। बहुत ज्यादा ठंड थी, इट वॉज वेरी कोल्ड। सर भयंकर गर्मी थी, इट वॉज स्कॉर्चिंग हॉट। भयंकर या कड़ाके की ठंड थी, इट वॉज बाइटिंग कोल्ड। सर मॉर्निंग में तो कोहरा छाया हुआ था, इट वॉज फोगी इन द मॉर्निंग। सर कल तो मौसम बहुत सुहावना था, वेदर वॉज प्लीजेंट यस्टरडे।
सर कल मौसम खराब था, वेदर वॉज मकी yesterday। सर उस समय तो संध्या हो रही थी, इट वॉज डस्क। सर उस समय सूर्योदय का समय था, इट वॉज डॉन। ऐसे बोला जाएगा, इट वॉज डॉन। आई बात समझ में? तो ये हमें ध्यान रखना। जब इंग्लिश में आप इस तरह की बात करो तो पास्ट में वॉज से क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये सारे वर्ड नॉन एक्शंस है, और जब नॉन एक्शंस इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं तो नॉन एक्शंस को बताने के लिए लाइफ में तो एम इज आर है, और पास्ट में जो है वो क्या है? वॉज एंड वर। आ रही बात समझ? जैसे कुछ और सेंटेंस है जो मैं भी इट इज के कुछ पैटर्न बताता हूं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में आपको किसी व्यक्ति को कोई डेट बताना है, इंग्लिश लैंग्वेज में आप किसी व्यक्ति को डे बता रहे, क्या इंग्लिश में आप बता रहे हैं कि अभी कितनी बज रही है और क्या टाइम हो रहा है। तो देखो, डेट कोई एक्शन है नहीं, डे भी कोई एक्शन नहीं, और टाइम भी कोई एक्शन नहीं। तो इन तीनों चीजों को जब भी आप इंग्लिश में लाइफ में बताते हैं तो आप इंग्लिश में बताते हैं इट इज से। जैसे मुझे बताना है कि आज 14th अप्रैल है, तो सेंटेंस बनेगा इट इज 14th अप्रैल। ऐसा बन जाए। मुझे बताना है कि आज सर 5th जुलाई है, तो बनेगा इट इज 5th जुलाई। ऐसे बोलेंगे, क्योंकि 14 हो या 5th हो, डेट नॉन एक्शन है। डे बताना है कि सर आज तो मंडे है, तो आप बोलेंगे इट इज मंडे। आज ट्यूसडे है, तो आप बोलेंगे इट इज ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद जो डे आता है उस पे लगभग सभी को पता है कि आप वेडनेसडे नहीं बोलते, उसका प्रोनाउंसिएशन वेंसडे होता है, तो आप बोलेंगे इट इज वेंसडे। और टाइम जब बताना है तो टाइम सबको बताते आता है, जैसे 7 बज रही है तो 7 o'clock, ऐसा आप बोलेंगे। और 7:30 हो रहे हैं तो हम 7:30 बोल देते हैं, o'clock नहीं बोलते तो भी चलता। तो ये तीनों चीजें नॉन एक्शन है। तो इंग्लिश में जब बताना तो इट इज से बताते हैं लाइफ में। अब यही बात अगर मुझे पास्ट में बोलना पड़ जाए, कहां बोलना पड़े? पास्ट में। लाइफ में तो इट इज से बता दिया, अब इसी बात को अगर मुझे पास्ट में किसी को बोलना पड़े तो वेरी सिंपल, इसका पास्ट क्या बनता है? वॉज। तो पास्ट में बनेगा इट वॉज। जैसे मुझे बताना है कि कल वेंसडे था, तो यस्टरडे इट वॉज वेंसडे, या इट वॉज वेंसडे यस्टरडे, ऐसा बोलेंगे। जैसे आज वेंसडे है और मुझे बताना कि कल ट्यूसडे था, तो बनेगा इट वॉज ट्यूसडे यस्टरडे। मुझे बताना है कि जैसे आज 14th जनवरी है, तो मैंने बोला कल 13th जनवरी था, इट वॉज 13th जनवरी। मुझे बताना है सपोज फॉर एग्जाम्पल कि सर उस समय है ना 7 बज रही थी, 7 बज रही थी मतलब 7 बजी हुई थी, इट वॉज 7 o'clock। सर 7:30 हो रही थी, इट वॉज 7:30। समझ में आ रहा है पास्ट में कैसे बताना है? तो लाइफ में हो गए एमिजार, और पास्ट में अगर आप बताओगे तो पास्ट में नॉन एक्शंस के साथ जब सेंटेंस बनाओगे तो आपके टाइम वर्ड्स हो गए वॉज एंड वर। ओके, तो ऐसे बताना है हमें, और कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा डिड वाला, क्योंकि डिड्स तो एक्चुअली एक्शंस बताता है, काम। यहां कोई काम की बात नहीं हो रही, तो ऐसे हमें बताना। जैसे किसी दिन कोई फेस्टिवल है, कोई इवेंट है, और अगर हम बताते तो लाइफ में वो भी इट इज से बनता है। जैसे मुझे बताना है कि सर आज दिवाली है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? इट इज दिवाली। मुझे बताना है कि आज होली है, तो आपका सेंटेंस बनेगा इट इज होली। मुझे बताना है कि सर आज राखी है, तो आपका सेंटेंस बनेगा इट इज राखी। कोई भी फेस्टिवल जब हम किसी दिन है और बताते हैं लाइफ में, तो इट इज से बताते हैं। अब वही बात जब पास्ट में बताओगे तो इट वॉज हो जाएगा। जैसे मुझे ऐसा बोलना है कि कल दिवाली थी, तो बनेगा इट वॉज दिवाली यस्टरडे। सर कल होली थी, इट वॉज होली यस्टरडे। और जरूर नहीं कि कल, पास्ट में कभी भी 10 दिन पहले क्यों नहीं? मैंने बोला 10 दिन पहले दिवाली थी, इट वॉज दिवाली बिफोर 10 days। संडे को दिवाली थी, इट वॉज दिवाली ऑन संडे। आई बात समझ में? तो ऐसे आप बोलिएगा जब भी। तो फेस्टिवल भी नॉन एक्शन होता है, तो उसे भी हम इंग्लिश लैंग्वेज में इट इज से बताते हैं लाइफ में, और पास्ट में इट वॉज से बताते। तो ये हमें बताते आना चाहिए कि कैसे बताना। नॉट ओनली फेस्टिवल, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे मोमेंट है जो हम सेलिब्रेट करते हैं जिन्हें हम फेस्टिवल नहीं बोलते, जैसे बर्थडे हुआ, किसी की शादी हुई, इंगेजमेंट हुई है, ऐसे भी तो बोलते हैं। जैसे किसी को बोलना है कि सर आज मेरा बर्थडे है,
तो कैसे बोलता है कि टुडे इट इज माय बर्थडे। किसी को बोलना है कि सर आज गांधी जयंती है, तो बोलते हैं ना इट इज गांधी जयंती, क्योंकि गांधी जयंती फेस्टिवल नहीं है, वो एक फॉर एग्जाम्पल मोमेंट है, एक ओकेजन बोलते हैं हम उन्हें, है ना। बर्थडे को, मैरिज को हम इसे फॉर एग्जाम्पल कोई डेथ एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी, ये ओकेजन से, तो कोई फेस्टिवल हो या ओकेजन्स हो, लाइफ में इन्हें इट इज से बताए जाते हैं। तो पास्ट में बनेगा इट वॉज। जैसे मुझे बताना है कि सर गांधी जयंती थी 2 दिन पहले, तो इट वॉज गांधी जयंती बिफोर 2 days। सर कल मेरा बर्थडे था, इट वॉज माई बर्थडे यस्टरडे। सर कल मेरे दोस्त की शादी थी, इट वॉज माई फ्रेंड्स मैरिज यस्टरडे। तो ऐसे बोलेंगे। अब देखो मैं फ्रेंड्स मैरिज जो बोल रहा हूं ना, उसमें जो फ्रेंड्स वर्ड मैंने बोला है इट वॉज माई फ्रेंड्स, तो वो एक्चुअली रिलेटिव प्रोनाउन वाला एपोस्ट्रोफी वाला है ना, ध्यान रखना। ये मैंने पढ़ा रखा है, आप लोग देखिए, मैंने प्रोनाउन पे 3 वीडियो बनाए हैं, अच्छे से बहुत प्रॉपर्ली क्लियर किए मैंने, डोंट वरी। तो ये ध्यान रखना। तो इट इज माय फ्रेंड्स मैरिज, दोस्त की शादी है तो आप ऐसे बोलेंगे इट इज माय फ्रेंड्स मैरिज। और दोस्त की शादी थी तो आप बोलेंगे इट वाज माय फ्रेंड्स मैरिज। तो ये हमें बनाते आना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा है, इफ somebody is interested in joining online class, then we also have this kind of facility. If you need it, if you want to become a part of our offline classes, then my institute is located in Mandsaur, Madhya Pradesh. You can contact us at given number. Feel free to contact, not only for joining, for any type of queries you can call us. There is no problem at all. Feel free, there is no problem. Okay. तो देखो हम बता रहे हैं, जैसे मुझे बताना है कि सर मेरे ब्रदर का बर्थडे है, तो मैं कैसे बोलूंगा, इट इज माय ब्रदर्स बर्थडे। ऐसे बोलते हैं कि सर मेरे दोस्त का बर्थडे है। अब मुझे ये बात पास्ट में बोलना है कि सर मेरे दोस्त का बर्थडे था, तो बनेगा इट वॉज माय फ्रेंड्स बर्थडे। ब्रदर लिख दिया मैंने, बट ब्रदर का बोलना है कि मेरे ब्रदर का बर्थडे था, इट वॉज माय ब्रदर्स बर्थडे। तो ऐसा बोलेंगे। तो ये जो टर्म मैं आज पढ़ा रहा हूं ये बहुत हेल्पफुल है आपकी लैंग्वेज में। काफी सेंटेंस ऐसे होते हैं जो लाइफ में नॉन एक्शन से और पास्ट में नॉन एक्शन से बनते हैं। तो बच्चे, यस, सो मेनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड while making this kind of sentences, and it is just language in my opinion. Do not treat this language like any subject. It is just a language. A language should be learnt in a simple way, like in a language way, like we learnt Hindi language. Okay, so something should happen here. ऐसा कुछ है नहीं, आराम से धीरे धीरे सीखो। अगर आप फास्ट लर्नर नहीं तो धीरे धीरे सीखें, बोलिए, बोलने की कंटिन्यूटी रखें। जैसे इट इज की प्रैक्टिस कैसे करेंगे और इट वॉज की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। रोज एक काम करें कि उठने के बाद देखिए कि आज कौन सा डे है, बोल दें इट इज करके, और ये भी देखिए कल क्या था तो इट वॉज करके बोल दें। फिर देखिए कि आज क्या तारीख है तो इट इज डे करके बोल दे, और कल क्या थी तो इट वॉज करके बोल दे। टाइम जब देखें फॉर एग्जाम्पल तो क्या समय हो रहा है इट इज करके बोल दे, और उसके आधे घंटे पहले क्या होना चाहिए। जैसे अभी आपकी नजर घड़ी पे गई फॉर एग्जाम्पल और आपने देखा कि 7 बज रही है तो आपने बोल दिया इट इज 7 o'clock। अब उसके आधे घंटे पहले देखो क्या बज रही, तो अभी 7 तो 6:30 हो रहा होगा, तो इट वॉज 6:30। वेदर देखिए कैसा है, जैसा भी वेदर है इट इज करके बोल दे, और कल का वेदर कैसा था ये भी बोल दे। फिर देखिए कि आज कोई इवेंट तो नहीं है, ओकेजन तो नहीं है, कोई फेस्टिवल तो नहीं, कुछ भी है, भले वो कुछ भी है। भारत है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं हमारे यहाँ, वट एवर, वो पूर्णिमा क्यों नहीं, फुल मून क्यों नहीं है, अमावस्या कोई क्यों नहीं है, हाफ मून क्यों नहीं है। पूर्णिमा को हम फुल मून बोलते हैं। जैसे मुझे बताना है कि सर आज पूर्णिमा है तो बनेगा इट इज फुल मून या इट इज पूर्णिमा। पास्ट में बोलेंगे तो इट वॉज पूर्णिमा या इट वॉज फुल मून। अमावस्या को हम लोग हाफ मून बोलते हैं, तो ऐसे बन जाएगा। धीरे धीरे चीजें में बनाते रहना चाहिए। फिर देखिए कि आज क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई इवेंट है, मीटिंग है, कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इवेंट। जैसे किसी ने बोला सर आज मेरा एग्जाम है, इट इज माई एग्जाम। मेरा एग्जाम था, इट वॉज माई एग्जाम। मुझे बताना कि सर मेरा इंटरव्यू है, इट इज माई इंटरव्यू। इंटरव्यू इज एन इवेंट, तो मैंने बोला सर मेरा इंटरव्यू था, इट वॉज माई इंटरव्यू। और आपको पता होना चाहिए आप इट इज क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये सब नॉन एक्शंस है, तो इसलिए बोल रहे हैं जब भी इस तरह की बात करें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से
एक दो सेंटेंस और ले लेते हैं, फिर और नई वैरायटी पे जाते। हाँ, हमारा टॉपिक आज पूरे वीडियो में एम इज आर और वॉज वर्ब के ऊपर है। ओके, जैसे ये मेरे हाथ में पेन है और ये पेन इसका नाम है, तो मुझे बताना कि ये पेन है, तो इस बात को कैसे बोलेंगे? तो इस बात को हम ऐसे बोलेंगे, इट इज अ पेन। इट इज अ पेन, कि ये पेन है, इट इज अ पेन। जैसे मेरे हाथ में ये रिमोट है और मुझे बताना है कि ये रिमोट है, तो बनेगा इट इज अ रिमोट। इस बात को मैं दिस से भी बोल सकता हूं, THIS, दिस इज अ रिमोट, दिस इज अ पेन। अब यही बात अगर पास्ट में बोलना है तो इज क्या बन जाएगा? वॉज। देखो अभी मैंने ज्यादातर सेंटेंस इट इज के साथ इज वाले बनाए हैं, ओके, बट हम एम इज आर के भी बनाएंगे, यानी एम के भी बनेंगे और आर के भी बनेंगे और वो भी पास्ट करेंगे, डोंट वरी। तो आपका सेंटेंस ऐसा बनेगा कि सर ये पेन था, तो बनेगा इट वॉज अ पेन। अब मुझे अगर ऐसा बोलना है कि ये मेरा पेन है, तो ऐसा बनेगा इट इज माई पेन या दिस इज माई पेन। अब मुझे पास्ट में बोलना है कि सर ये तो मेरा पेन था, तो या तो बनेगा इट वॉज माई पेन या फिर बनेगा दिस वॉज माई पेन, ये बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें समझ में आना चाहिए, बहुत सिंपल सी टर्म है, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। आगे चले यहां से। अब कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो हम लोग पर्सन के साथ बनाते हैं, अभी तक तो हम लोगों ने ये बना है। जैसे मुझे किसी को बताना है कि मैं सर घर पे हूं, तो ये बात कैसे बोलूंगा? आई एम एट होम। ये लाइफ में हो गया, मैं घर पे हूं। अब इसी बात को अगर पास्ट में मुझे बोलना पड़े, तो एम का पास्ट क्या बनेगा? वॉज। तो बनेगा सेंटेंस आई वॉज एट होम, कि सर मैं घर पे था। जिससे मुझे बताना है कि मेरे पापा शॉप पे हैं, माई फादर इज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि शॉप पे होना एक तो, अच्छा खुद की शॉप है पापा की, तो द शॉप ही बोलना पड़ेगा, स्पेसिफिक है। मेरे पापा शॉप पे हैं, एट क्यों लगा है? क्योंकि प्लेस है। और इज क्यों लगा है? क्योंकि ये पूरा वर्ड नॉन एक्शन है, कि मेरे पापा शॉप पे हैं, तो माई फादर इज एट द शॉप। अब ये बात पास्ट में बोलना है, तो देखो एम और इज दोनों का पास्ट वॉज होता है, तो ऐसा बनेगा माई फादर वॉज एट द शॉप। जैसे मुझे किसी को बताना है कि सर मैं इंदौर में हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम इन इंदौर। इन क्यों लगाया? वैसे ये वेयर वाले वीडियो में मैंने क्लियर कर रखा है, क्योंकि जब बिग प्लेसेस आते हैं लाइक सिटी या जो भी आता है, तो हम इन से बताते, बनेगा आई एम इन इंदौर। अब मुझे पास्ट में बोलना है कि सर मैं इंदौर में था इसलिए मिल नहीं पाया, आई वॉज इन इंदौर। जैसे किसी को मुझे बताना है कि सर मैं बाहर हूं, तो इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं आई एम आउट ऑफ स्टेशन। अगर आप बाहर हैं अपने शहर से, अपने टाउन से, तो आप बोलेंगे आई एम आउट ऑफ स्टेशन। अब पास्ट में बोलना है, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। मुझे बताना है कि सर मैं कॉलेज में हूं, तो आप बोल सकते हैं आई एम एट कॉलेज। पास्ट में बोलेंगे तो बनेगा आई वॉज एट कॉलेज। मुझे बताना है कि सर मैं बैंक हूं, बैंक पे हूं, फॉर एग्जाम्पल ये बैंक में हूं, आई एम एट बैंक। पास्ट में बोलना तो बनेगा आई वॉज एट बैंक। ये चीज ध्यान रखना जब भी इस तरह की हम बात करें। हाँ, अब कुछ जगह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इन द सिनेमा भी होता है और एट भी होता है। अगर आप सिनेमा के अंदर है तो आप यूजुअली बोलेंगे आई एम इन द सिनेमा, और इफ यू आर आउटसाइड द सिनेमा तो आप बोलेंगे आई एम एट द सिनेमा। ये ध्यान रखना। जैसे आप डी मार्ट के बाहर है तो आप बोलेंगे आई एम एट डी मार्ट, और स्पेसिफिक लोकेशन बताना जो क्लोज्ड सरफेस के अंदर, तो आप बोलेंगे आई एम इन द डी मार्ट। लेकिन सुनो ध्यान से, जैसे मेरा ऑफिस है, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट है तो ऑफिस है। जब हमें वर्क लोकेशन बताना होती है, जब हम वर्क प्लेस बताते हैं, तब हम लोग एट से ही बताते हैं। जैसे मुझे किसी ने पूछा कि सर कहां हो, चलो इस बात को इंग्लिश में कैसे पूछोगे कि सर आप कहां हैं? तो इस बात को आप इंग्लिश में पूछते हैं वेयर आर यू। अब ये क्वेश्चन वैसे यूजुअली सभी लोगों को आता है, यहां आर क्यों लगाया, डू क्यों नहीं लगाया? तो इसलिए नहीं लगाया यहां पे कि इंग्लिश में पूछ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सर आप कहां हैं, ओनली मेरी आप लोकेशन पता कर रहे हैं, और एक लोकेशन नॉन एक्शन होती है, तो डू नहीं, डू लगा दिया तो एक्शन आएगा। अब सुनो,
जब मुझे कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि सर आप कहाँ हैं, तो मैं उस व्यक्ति को जब अपनी वर्क लोकेशन बताता तो उससे उसको कोई लेना देना नहीं है कि मैं अंदर हूं कि बाहर हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम एट से ही बताएंगे। जैसे मुझे बताना था कि सर आप कहाँ और मैं अपने ऑफिस पे हूं, तो मैं ऐसा बोलूंगा आई एम एट द ऑफिस। ध्यान रखना, उसको कोई लेना देना नहीं है कि आप अंदर है कि बाहर है। इस चीज का ध्यान रखना, जब आप वर्क लोकेशन बताते हैं ना, तो ध्यान रखना उस समय उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि आप अंदर है कि बाहर। तो आप ऐसे ही बोलेंगे आई एम एट द ऑफिस। जैसे आप मंदिर गए हुए हैं और किसी को ये बताना है कि आप टेंपल पे हैं या आप मंदिर हैं, तो उस समय उसको कोई लेना देना नहीं है कि आप अंदर है या बाहर है। तो आप ऐसे ही बोलेंगे आई एम एट टेंपल। आप बैंक गए हुए हैं और आप बताना है कि सर मैं बैंक आया हुआ हूँ, तो आप आई एम एट बैंक बोलेंगे, उसको कोई लेना देना नहीं कि आप बैंक के अंदर है या बाहर। ध्यान रखना। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा स्पेसिफिक बताना है कि उस मोमेंट पे आपकी एग्जैक्ट लोकेशन अगर ऐसे बताना, जैसे कोई मेरे ऑफिस के बाहर ही खड़ा है और बोल रहा है सर मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, आप कहाँ हैं? तो मैंने बोला मैं ऑफिस के अंदर हूँ, तब मुझे बोलना पड़ेगा आई एम इन द ऑफिस। अदरवाइज तो हम एट से ही बताएंगे। ये चीज ध्यान रखना। अब पास्ट में बोलना है तो एम का पास्ट बनता है वॉज, तो बनेगा आई वॉज एट द ऑफिस। जैसे किसी से पूछना है कि आप कहाँ हो, तो आप बोलते हैं वेयर आर यू। अब इसी बात को अगर पास्ट में पूछना पड़ जाए तो आर का पास्ट करिएगा, और आर का जो पास्ट होता है वो वर होता है, नॉन एक्शन है ना, कि सर आप कहाँ थे, तो बनेगा वेयर वर यू, कि आप कहाँ थे सर। इस तरह के सेंटेंस अगर आपके यूज में आते तो आप बनाइए। जैसे आप किसी से पूछते हो फॉर एग्जाम्पल कि सर आप शॉप पे हो क्या, तो आप ऐसे बोलेंगे आर यू एट द शॉप। जैसे मुझसे कोई बाहरी व्यक्ति पूछता है कि सर आप इंस्टीट्यूट पे हैं क्या, आप ऑफिस पे हो क्या, तो ऐसे पूछता है आर यू एट द इंस्टीट्यूट या आर यू एट द ऑफिस। अब अगर ये बात उसको पास्ट में पूछना है कि सर आप ऑफिस पे थे क्या, आप शॉप पे थे क्या, आप इंस्टीट्यूट पे थे क्या, तो पास्ट जब बनाओगे तो ध्यान रखना आपको बोलना पड़ेगा वर। क्यों? क्योंकि यहां लाइफ में आर से बना है तो आर का पास्ट वर ही होता है, पास्ट नॉन एक्शन से, तो ऐसा बनेगा वर यू एट द शॉप। जैसे कोई व्यक्ति आपको 4-5 दिन से मिला नहीं है, आप उसके ऑफिस, उसके शॉप, उसके घर की तरफ से भी निकले हो, वो दिखाई नहीं दिया गया है, या हो सकता है आप उसके घर की तरफ से निकले तो घर का लॉक लगा हुआ है, ऑफिस बंद था, तो जब 2-4 दिन बाद ऑफिस खुला हुआ दिखा तब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर बाहर थे क्या आप, तो आप बाहर थे क्या, तो ये क्वेश्चन कैसे पूछोगे। जैसे किसी से पूछ रहे हैं कि आप बाहर हो क्या, तो आप पूछते हैं आर यू आउट ऑफ स्टेशन। तो जब ऐसा पूछना है कि आप बाहर थे क्या, सॉरी, तो जब आप पूछ रहे हो कि आप बाहर हो क्या, तो पहले तो वो बना लेते, तो ऐसा बना है आर यू आउट ऑफ स्टेशन। अब पूछना है कि सर आप बाहर थे क्या, तो आपका क्वेश्चन बनेगा वर यू आउट ऑफ स्टेशन। सर आपके पापा बाहर हैं क्या, तो इज योर फादर आउट ऑफ स्टेशन, कि सर आपके पापा बाहर हैं क्या, ऐसा क्वेश्चन बना। अब ये बात पास्ट में पूछना है आपको कि सर आपके पापा बाहर थे क्या, तो इट्स वेरी सिंपल, इसका पास्ट करेंगे तो इसका पास्ट तो वॉज बनता है, तो ऐसे बनेगा वॉज योर फादर आउट ऑफ स्टेशन। पॉजिटिव बोलना है कि मेरे पापा बाहर थे, तो माय फादर वाज आउट ऑफ स्टेशन। सर मेरा ब्रदर एक्चुअली दिल्ली था, माय ब्रदर वाज इन दिल्ली। मेरी मम्मी सर मार्केट में थी, माय मदर वाज एट मार्केट। मेरे पापा शॉप पे थे, माय फादर वाज एट शॉप। ठीक है, ये ध्यान रखें। जैसे मुझे किसी को बताना कि मैं कितने साल का हूं, मेरी उम्र क्या है, तो आई एम करते बोलते, क्योंकि एज नॉन एक्शन। और जो आपकी एज जो बताते, जैसे मैं 35 का हूं, तो मैं ऐसा बोलूंगा आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, यानी मैं 35 साल का हूं। हम जब एज बताते तो पीछे ओल्ड वर्ड यूज करते हैं, आप इसे वही लॉजिक मान ले कि ओल्ड का मतलब पुराना, हाँ पुराना ही तो है, 35 साल के मतलब 35 साल पुराने हो गए, तो ऐसा बनेगा आई एम 35 ईयर्स ओल्ड। अब पास्ट में बोलना है तो आई वॉज बनेगा। जैसे व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर आई वॉज 20 ईयर्स ओल्ड। क्या बोला मैंने कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर आई वाज 20 इयर्स ओल्ड।
सर जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैं 21 साल का था. व्हेन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन आई वाज 21 इयर्स ओल्ड. जैसे जब मैं मंदसौर आया, व्हेन आई केम टू मंदसौर आई वाज 14 इयर्स ओल्ड. जब मैं मंदसौर शहर आया तब मैं 14 साल का था, क्योंकि इवन आई एम नॉट फ्रॉम मंदसौर. मैं यहाँ से, इसके पास में एक छोटा सा टाउन है फॉर एग्जाम्पल, सो वहाँ से यहाँ आया था एज ए स्टूडेंट. आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था उस समय. आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट था. तो ये छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमारी लैंग्वेज में बहुत यूज आती है. और आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना मज़ा आएगा. और भी सेंटेंस नॉन एक्शंस के साथ बनाते हैं. नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी, कंडीशंस. जैसे मुझे बताना है कि मैं डॉक्टर हूँ तो बनेगा आई एम अ डॉक्टर. अब ये बात पास्ट में बोलना है तो बनेगा आई वॉज अ डॉक्टर. मुझे बताना है कि मेरे ग्रैंडफादर टीचर थे, वैसे तो अब है ही नहीं, माई ग्रैंडफादर इज नो मोर. कैसे बोलते हैं पता है आपको? कोई व्यक्ति अगर इस दुनिया में है ही नहीं है तो उसे हम नो मोर से बताते हैं. कैसे बताते हैं? नो मोर. अब नो मोर वर्ड भी नॉन एक्शन है. तो मेरे दादा भी इस दुनिया में है ही नहीं वो, तो माई ग्रैंड फादर इज नो मोर. इवन दादी भी नहीं, माई ग्रैंड मदर इज नो मोर. अच्छा, दादा और दादी का अलग अलग बोला तो ईज लगाया, लेकिन दोनों का अगर ज्वाइंट करके बोलूंगा तो मैं ऐसा बोलूंगा माई ग्रैंड पेरेंट्स आर नो मोर. मतलब मेरे दादा दादी अब है नहीं, तो माई ग्रैंड पेरेंट्स आर नो मोर. तो नो मोर से बताते हैं. तो इंग्लिश में छोटी सी चीज़ है जो हमें पता होना चाहिए, यूज आना चाहिए. ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें. अब जैसे मेरे ग्रैंडफादर एक्चुअली टीचर थे तो मैं ऐसा बोलूंगा माय ग्रैंडफादर वाज अ टीचर. तो ऐसा सेंटेंस बनेगा. मुझे बताना है कि सर मेरे अंकल डॉक्टर थे तो माय अंकल वाज अ डॉक्टर, ऐसा बन जाएगा. तो जब भी इस तरह की हम बात करें छोटे छोटे सेंटेंस हमें बताते आना चाहिए. जैसे मुझे बोलना है कि सर मैं यहाँ हूँ तो इंग्लिश में मैं बोलता हूँ आई एम हियर. अब इसे पास्ट में बोलना है कि सर मैं तो यही था, आप कहाँ थे? आई वॉज हियर. ऐसे बन जाएगा कि मैं यही था, आई वॉज. मैं सर वहां था, आई वॉज देयर. अब देखो मैं लाइफ और पास्ट में ही बोल रहा हूं, फ्यूचर में नहीं बता रहा हूं. फ्यूचर में किसी और दिन बोलेंगे. फ्यूचर में अगर बोलना तो आई विल हियर नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा वो. पर आप पहले देखो, फ्यूचर पढ़ेंगे हम लोग, पर आपके पहले एम इज आर और वॉज वर बहुत अच्छे से हो जाएगा तो फिर फ्यूचर पढ़ने में मजा आएगा. ये बात ध्यान रखना. बहुत पढ़ाना है, बहुत सारी चीजें पढ़ाना. अभी तो समझिए कि 45 वीडियोस बने हैं. लगभग इतने ही वीडियोस हम और बनाएंगे. फिर भी ये तो प्रोसेस चलता रहेगा, ये मेरा कोर्स चलता रहेगा. आई विल कीप ऑन टीचिंग, में पढ़ाता रहूंगा, नई नई टॉपिक्स लाऊंगा, है ना. बहुत सारी चीजें हैं. बट हाँ, एक बार सारी बेसिक चीजें जो स्पोकन में रिक्वायर्ड होती है वो हम सारी कवर करेंगे. उसके बाद आगे देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें समझ में आना चाहिए. जैसे मुझे किसी को बताना है कि मैं बीमार हूं, तो मैंने एक वर्ड पढ़ाया होगा आप लोगों को, इंडिस्पोज्ड. ऐसा बोलेंगे. ये वर्ड है इंडिस्पोज्ड, इसका मतलब सिक और इल ही होता है. तो अगर आप बीमार है और इंग्लिश में बताना तो आप बोलेंगे आई एम इंडिस्पोज्ड. इंडिस्पोज्ड, इंडिस्पोज्ड. रिपीट बोलिए, इंडिस्पोज्ड. यहां पे दो वर्ड और दे देता हूं, चलो ले लीजिए. एक तो है ऑफ कलर और एक और है यहां पे वर्ड, बीमार अगर आप हैं और बताना है, अंडर द वेदर. तीन वर्ड, इंडिस्पोज्ड, ऑफ कलर और अंडर द वेदर. तीनों का मतलब बीमार ही होता है. अब अगर आप बता रहे हो कि अभी बीमार हैं आप और ये बात इंग्लिश में किसी को बताना है तो आप ऐसे बोलेंगे आई एम इंडिस्पोज्ड. लेकिन जब इसे पास्ट में बोलने जाएंगे तो आई एम बनेगा आई वॉज. अच्छा, ये वर्ड्स क्या बता रहे हैं? तो ये है कंडीशन. दिस इज योर कंडीशन. तो आप बोलेंगे आई एम इंडिस्पोज्ड. पास्ट में बोलेंगे तो बनेगा आई वॉज इंडिस्पोज्ड. से बीमार था मैं, आई वॉज ऑफ कलर. मैं बीमार था, आई वॉज अंडर द वेदर, आई वॉज सिक, आई वॉज इल. जैसे आपको किसी को बताना है कि आप थके हुए हो तो आप बोलते हैं आई एम टायर्ड. टायर्ड इज योर कंडीशन. आप किसी को बोलते हो कि मैं अच्छा हूं, आप बोलते हैं आई एम वेल. आप बोलते हैं आई एम फाइन. बोलते हैं.
अगर ये बात पास्ट में बताओ कि मैं सर थका हुआ था, आई वॉज टायर्ड, मैं फाइन था, आई वॉज वेल, आई वॉज फाइन, ऐसे बन जाएगा। जब भी जैसे किसी को बताना है कि मैं बिजी हूं, ये भी आपकी कंडीशन है। आप फ्री हैं, ये भी आपकी कंडीशन है। किसी को बोलना है कि सर मैं सैड हूं, दिस इज योर कंडीशन। किसी को बोलना है कि मैं हैप्पी हूं, दिस इज ऑल्सो योर कंडीशन। किसी को बोलना है कि मैं नाराज हूं, ये भी आपकी कंडीशन है। सर मैं अपसेट हूं, ये सब नॉन एक्शन वर्ड है क्योंकि ये सब कंडीशन बता रहे हैं। मैं ग्लूमी हूं, मैं उदास हूं, ऐसे बन जाएगा। अब मैंने सारी चीजें बता दी नॉन एक्शंस के लिए, है ना, नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी, कंडीशंस, है ना। तो मैंने पूरा वीडियो बना रखा, आज मैं पास्ट में बात कर रहा हूं। अब देखो मुझे बताना है कि मैं बीमार हूं तो आई एम इंडिस्पोज्ड, पास्ट बताएंगे आई वॉज इंडिस्पोज्ड। आपको अगर मुझसे पूछना है कि सर आप बीमार हो क्या, तो आप ऐसे पूछेंगे आर यू इंडिस्पोज्ड। क्या पूछेंगे? आर यू, क्योंकि नॉन एक्शन है ना, कंडीशंस नॉन। कंडीशन के ऊपर मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, पूरा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आई विल ओनली कवर द टॉपिक कंडीशन एंड इट इज गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर यू। बहुत मजा आएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि आप आई एम कंफ्यूज्ड क्यों बोलते हैं, आई एम कंफ्यूज क्यों नहीं बोलते। आपको अच्छे से क्लियर होगा कि आई एम बोर्ड क्यों होता है, आई एम इंस्पायर्ड क्यों होता है, इंस्पायर क्यों नहीं होता है। आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि माई फ्रेंड इज एडमिटेड एट हॉस्पिटल क्यों बोलते, एडमिट क्यों नहीं बोलते। तो वो सारी चीजें क्लियर होगी। तो बनेगा आर यू इंडिस्पोज्ड। आपने पूछा सर आप बीमार हो क्या, जैसे आप मुझसे पूछते हो कि सर आप बिजी हो क्या, किसी व्यक्ति को मुझसे पूछना है तो बनेगा आर यू बिजी। ठीक है, अब यही बात पास्ट में पूछना है कि सर बिजी थे क्या, तो कैसे पूछोगे, वर यू बिजी। सर आप फ्री थे क्या, वर यू फ्री। आप सैड थे क्या, वर यू सैड। आप उदास थे क्या, वर यू ग्लूमी। आप नाराज थे क्या, वर यू एंग्री। आप अपसेट थे क्या, वर यू अपसेट। और मुझे बोलना कि यस, तो यस आई वॉज। थर्ड पर्सन के लिए बनाओगे, अच्छा यू के लिए बनाए, वी के लिए भी और दे के लिए भी यही बनेगा। यू वी और दे के लिए भी बनाओ तो लाइफ में तो बन जाएगा आर से और पास्ट में बन जाएगा वर से। जैसे मुझे बताना है कि वो बिजी हैं, दे आर बिजी। वो बिजी थे, दे वर बिजी। हम बिजी हैं, वी आर बिजी। हम बिजी थे, वी वर बिजी। सर हम फ्री हैं, वी आर फ्री। हम फ्री थे, वी वर फ्री। आपको समझ में आना चाहिए क्यों लगा रहे, क्योंकि फ्री नॉन एक्शंस में। सर वो बाहर थे, दे वर आउट ऑफ स्टेशन। हम बाहर थे, वी वर आउट ऑफ स्टेशन। तो ऐसे हमें बताना है। आई बात समझ में? जब भी इस तरह की हम बात करें, अब आप थोड़ा सा क्वेश्चंस बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो बताना पड़ेगा सर मैं उदास था, आई वॉज ग्लूमी। वो उदास था, ही वॉज ग्लूमी। हाँ, ही, शी और इट के साथ लाइफ में इज से बनता है तो पास्ट में वॉज से बन जाएगा। ये वॉज इन वर एमिज आर के ऊपर सेकेंड वीडियो हमारा। अभी तक हमने एमिज आर के 2 यूजेस पढ़े और वॉज इन वर के भी 2 यूजेस पढ़ लिए। मैं रिपीट कर देता हूं, एमिज आर का पहला यूज है वर्क इन प्रोग्रेस लाइफ, और एमिज आर का सेकेंड यूज है नॉन एक्शंस इन लाइफ यानी प्रेजेंट। वॉज इन वर्क का पहला यूज है वर्क इन प्रोग्रेस इन पास्ट, एंड वॉज इन वर्क का सेकेंड यूज है नॉन एक्शन इन पास्ट। एक यूज और है इंग्लिश लैंग्वेज में एमिजार का, जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। देयर इज लॉट टू लर्न, लर्निंग नेवर स्टॉप्स, लर्निंग नेवर एंड्स। लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। द मोर यू लर्न द बेटर यू बिकम। जितना ज्यादा आप सीखते हैं उतने बेटर आप बनते। जीवन में आगे बढ़ने का एक ही मंत्र है और वो है लर्निंग्स। जितनी आपकी लर्निंग अच्छी होगी उतनी ही आपकी प्रोग्रेस अच्छी होगी। ये चीज ध्यान रखना। जिन लोगों ने, दोज हु हैव नेवर स्टॉप्ड लर्निंग इन देयर लाइफ, यू विल ऑलवेज फाइंड देम, कहीं ना कहीं आपको प्रोग्रेसिव दिखेंगे वो।
आपको हमेशा कहीं ना कहीं दिखेंगे कि हाँ सर वो तो हमेशा व्यक्ति प्रोग्रेस पे ही दिखता है, मुझे कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है इन हीज इन हर लाइफ। तो ये चीज अपने माइंड में लेकर चले। लर्निंग आप किसी भी बिजनेस में है, आप जॉब में है, स्टूडेंट है, सीखते रहिए, कीप ऑन लर्निंग, बिकॉज लर्निंग एक ऐसी चीज है जो लाइफ में आपको आगे बढ़ा सकती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही बहुत है। मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि वॉज एंड वर को हमें पास्ट में कैसे यूज करना है। अब ये वॉज एंड वर और एमिज आर बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं। इनके जैसा एक वर्ड और है इंग्लिश लैंग्वेज में जो इन्हीं की फैमिली का पार्ट है। टोटल ऐसे 6 वर्ड्स है। एमिज आर, वॉज एंड वर, 3 एमिज आर है, 2 वॉज एंड वर है। एक वर्ड और है जो इनका हेड ऑफ द फैमिली है, वो किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, आज नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और लाइक भी करिए। थैंक यू सो मच, कीप ऑन सपोर्टिंग। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।